हेलो स्टूडेंट, मैं मुन्ना कुमार और आपका चैनल कल स्टडी पे मैं फिर से उपस्थित हो गया हूँ। कल मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रो पोटेंशियल और इलेक्ट्रो इंथैल्पी पढ़ाया था, जिसको आपको मैं बहुत बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश किया था। और आज उसी का दूसरा क्लास है, जिसका टॉपिक यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, विद्युत ऋणात्मकता। ठीक है, अर्थात किसी तत्व का जो विद्युत ऋणात्मकता कौन किसका अधिक होता है, कौन किसको खींचता है, कौन किसको बॉन्ड बनाने के लिए प्रेरित करता है, इन्हीं सारी चीजों को पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप अगर रेगुलर हो तो वीडियो को लाइक करके उसको शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं बाबू। ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता है, विद्युत ऋणात्मकता। तो विद्युत ऋणात्मकता में क्या होता है, देखिए, विद्युत ऋणात्मकता तत्व के परमाणु की वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करता है। बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करता है। कहने का मतलब हुआ कि विद्युत ऋणात्मकता परमाणु का वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा बंधन युक्त इलेक्ट्रॉन को अपने ओर आकर्षित करता है। अर्थात किसी विद्युत ऋणात्मकता किसी तत्व का वह गुण है जो अपने ओर उस इलेक्ट्रॉन को खींचता है और उसको बंधन बनाने के लिए तैयार करता है। जैसे देखिए, मैं यहाँ बता रहा हूं, मान लीजिए कि कोई ध्रुवीय अणु है, पोलर मोलिक्यूल अंग्रेजी में कहेंगे इसको, पोलर मोलिक्यूल। एक पोलर मोलिक्यूल्स है। तो देखिए, इस दोनों को ऐसे खींचे तो यहाँ पे क्या हुआ कि इसका ऋणात्मकता ज्यादा है। ठीक है, तो देखिए इसको इधर की ओर खींचेगा ये। ठीक है, तो देखिए इधर खींचा है और इस तरह से खींच चलेगा। तो ए का विद्युत ऋणात्मकता अगर ज्यादा है तो ए बी को अपने ओर और इससे खींच लेगा। इस पार्ट को रंग देंगे, यह बताएगा ये वस्तु, ये कलर बताएगा इस वस्तु का ऋणात्मकता काफी ज्यादा है जो इसको अपने ओर खींच रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बता सकते हैं कि विद्युत ऋणात्मकता किसके इसमें ज्यादा है, ए का विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज्यादा है जो अपने ओर इसको खींच रहा है। ठीक है, अब आइए देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स ले लिए हैं जिसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका अधिक होता है, तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन का होता है। किसका होता है, फ्लोरीन का। उसके बाद किसका होता है, ऑक्सीजन का। उसके बाद कभी होता है नाइट्रोजन का। उसके बाद कभी होता है क्लोरीन का। उसके बाद कभी होता है कार्बन का। उसके बाद हाइड्रोजन का। उसके बाद सोडियम का। उसके बाद सीजियम का। तो इससे एक और ट्रिक भी से याद रख सकते हैं कि किसका विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होता है। तो ऊपर से तो 4, 3.5, 3, 2.5, 2.9 ऐसे याद रख सकते हो। लेकिन एक और तरीका है इसको याद रखने का, जैसे फोन कल कल कहना से, फोन कल कहना से मतलब फोन करके कहना कल से। ठीक है, तो इस तरह से ट्रिक से याद रख सकते हो, फोन कल कहना से। तो जैसे देखो यहाँ तक फोन हो गया, कल हो गया, कहना से हो गया। ठीक है, कहना से हो गया, फोन कल कहना से। ठीक है, तो इस तरह से आप ट्रिक से इस चीजों को याद रख सकते हो कि फोन कल कहना से कैसे कहना है। ठीक है, तो ऐसे आप इस तरह से याद कर सकते हो। तो आपने देखा कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता किसका है, विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक फ्लोरीन का है। उसके बाद कहते हैं ऑक्सीजन का है। उसके बाद नाइट्रोजन का है। उसके बाद क्लोरीन का है। उसके बाद कार्बन का है। उसके बाद हाइड्रोजन का है। उसके बाद नाइट्रोजन का है। उसके बाद सीजियम का है। इस तरह से विद्युत ऋणात्मकता घटते गया है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता होता है। सबसे ज्यादा फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता होता है। कहने का मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है, फ्लोरीन का होता है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए अब देखिए वैद्युत संयोजी बंधन। यहाँ पे देखिए वैद्युत संयोजी बंधन होता क्या था, कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच
अब आप पढ़ रहे हैं बंधन के प्रकार में वैद्युत संयोजकता, ठीक है, वैद्युत संयोजी बंधन, ठीक है। तो यहाँ देखिए, दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने बंधन को इलेक्ट्रोवैलेंट बंधन कहते हैं या वैद्युत संयोजी बंधन कहते हैं। इस बंधन से बने कंपाउंड को वैद्युत संयोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैद्युत संयोजी कहते हैं। इस मतलब इस तरह से जो प्रक्रिया से जो इलेक्ट्रॉन बनते हैं उसे वैद्युत संयोजी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मान लेते हैं ये सोडियम है, सोडियम के पास कितना होता है इलेक्ट्रॉन? एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। और ये क्लोरीन के सापेक्ष में है, तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं। तो यह एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, क्या दे देगा? एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तब क्या बन जाएगा? Na, ठीक है। ऐसे बन जाएगा, इसको हम वैद्युत संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो इसके ऊपर यहाँ पे बल लगा एस्फा, ESFA, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विद्युत आकर्षण बल, ठीक है। तो एस्फा बल लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इधर बल लगता है और तब जाके एक सोडियम क्लोराइड का निर्माण होता है। क्लियर? आपने समझा? ठीक है, ऐसे जाके निर्माण होता है। मान लेते हैं यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक एलिमेंट और CaO है, ठीक है, कहिए CaO पोटेशियम कैल्शियम हाइड्रो कैल्शियम ऑक्साइड है। तो यहाँ देखिए कैल्शियम पे +2 है, ठीक है, और ऑक्सीजन पे -6 मतलब -2 होता है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 6 है, इसको 2 चाहिए, यहाँ पे 2 चाहिए, इसको हमने क्या कर दिया? 2 को दे दिया, अर्थात Ca यहाँ पे एक बक्सा बनाएंगे और ऑक्सीजन को इसे रखेंगे 2 2 4 और ये 2 जो एक्स्ट्रा दिए हुए हैं यहाँ पर -2, समझ में आया? तो Ca के पर -2 हो गया। क्लियर? ऐसे आपने समझा? अच्छा है ना? चलिए, ऐसे होता है। अब तब जाकर बनता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, वैद्युत संयोजी बंधन बनते हैं, ठीक है, ऐसे बनते हैं। दिमाग पे रखना इस बात को। चलिए, अब हम वैद्युत संयोजकता पढ़ाते हैं आपको। वैद्युत संयोजकता होता क्या है? तो वैद्युत संयोजकता कह रहा है कि वैद्युत संयोजकता का मतलब होता है कि वैद्युत संयोजी बंधन में परमाणुओं के द्वारा त्याग या ग्राही मतलब कौन त्यागना या ग्रहण करना, एक्सेप्टर या डोनर की जो स्थिति होती है, ठीक है, त्यागग्राही इलेक्ट्रॉनों की संख्या के द्वारा इलेक्ट्रॉन संख्या के उस तत्वों के परमाणु को वैद्युत संयोजकता कहते हैं। कह रहा है कि वैद्युत संयोजी बंधन में परमाणुओं के द्वारा त्यागग्राही इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उस तत्व के परमाणु की वैद्युत संयोजकता कहते हैं। मतलब कहने का मतलब हुआ कि अगर कोई तत्व जो होता है इलेक्ट्रॉन संयोजी बंधन में संयोजकता में क्या होता है कि उतना जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है उसके हिसाब से कोई अगर तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उसे हम यहाँ जैसे देखिए वैद्युत संयोजकता कहते हैं। जैसे अब यहाँ पे देखिए बात, अब यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे सोडियम है और यहाँ पे कभी है क्लोरीन है, तो यहाँ पे क्लोरीन है, तो यहाँ का जो एक तत्व जो यहाँ पे आ जाएगा तो इसकी वैद्युत संयोजकता हुआ। अब ये जब यहाँ पे बनेगा तो NaCl बन गया, बना कि नहीं बना? अब NaCl जब टूटेगा तो अभिक्रिया में जब हम इसको तोड़ेंगे तो अभिक्रिया में जब हमारा टूटेगा, ये मान लीजिए जलीय विलयन में टूटता है तो N+Cl ऐसे टूटेगा कि नहीं टूटेगा? तो ये हमारा जो है जलीय विलयन में ऐसे टूटकर हमें इलेक्ट्रॉन देगा। तो सोडियम पर एक और क्लोरीन पर एक हो, तो इसका संयोजकता कितना हुआ? 1 और इसका संयोजकता कितना हुआ? 7। संयोजकता इसका कितना हुआ? 7। तो इसका भी हमें एक ही जैसे देखिएगा। अब इसका पॉजिटिव सोडियम पॉजिटिव हमारा कितना है? +1 आ गया, मतलब 1, और क्लोरीन भी हमारा यहाँ पर कभी कहेंगे 1 कहेंगे। तो वैद्युत संयोजकता इसका 1 1 दोनों को आया कि नहीं आया? इलेक्ट्रोवैलेंसी दोनों का कितना आया? 1 1 आ गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए बाबू, अब मान लीजिए एक और चीज देख लीजिए यहाँ वैद्युत संयोजकता के बारे में कि कैसे होता है। मान लीजिए कि यहाँ पे हमने ले लिया बाबू
Cl2, ठीक है, ये वैद्युत संयोजकता हो गया। तो यहाँ पे इसको जब हम तोड़ा गया तो Ca पर +2 और प्लस Cl पर -1, अर्थात आपने देखा कि वैद्युत संयोजकता कैल्शियम का +2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, इसका क्या हो गया 2 हो गया। वैद्युत संयोजकता कितना हो जाएगा कैल्शियम का 2 हो गया, और क्लोरीन का कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि इस पे 1 है। तो ऐसे हमें पता कर सकते हैं कि किसी का वैद्युत संयोजकता कितना है और किसी का किसका कितना नहीं है। अगर आप अभी आपको डाउट है तो यहाँ पे देखिए सोडियम कैल्शियम ऑक्साइड है, ठीक है, तो इसको जब हम तोड़ेंगे तो Ca पे +2 और O2 पर -2, ठीक है। तो अगर वैद्युत संयोजकता की बात कर ले तो सोडियम का कैल्शियम का 2 होता है और ऑक्सीजन का भी 2 होता है। ये वैद्युत संयोजकता है, इलेक्ट्रोवैलेंसी है, ठीक है, वैद्युत संयोजकता कहते हैं इसे, ठीक है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बाबू यहाँ पे कह रहा है कि यहाँ देखिए तो सिर्फ एक टॉपिक छोटा सा पॉइंट है, धातु का Ip का मान कम होता है, यानी कि Ip कहने का मतलब इलेक्ट्रोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, इलेक्ट्रोनाइजेशन पोटेंशियल होता है, यानी कि धातु का इलेक्ट्रो पोटेंशियल क्या होता है कम होता है, जबकि अधातु यहाँ पे देखिए अधातु परमाणु के लिए E का मान अधिक होता है। ये का मान अधिक कहने का मतलब इलेक्ट्रो एंथैल्पी यानी कि वैद्युत होता है, इलेक्ट्रोप्रीति जिसको बोलते हैं, ये इसका अधातु का अधिक होता है, धातु के कम होता है, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहाँ देखिए कोवैलेंट कंपाउंड बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड देखिए यहाँ पे है, तो ये क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड या कोवैलेंट कंपाउंड, सहसंयोजी बंधन या सहसंयोजित यौगिक। तो कह रहा है कि दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बने बंधन को कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं तथा इससे बने यौगिक को कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। इससे बने यौगिक को कोवैलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब सुनिए, अब कह रहा है दो इलेक्ट्रॉनों के बीच में, दो परमाणुओं के बीच में इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब किसका साझेदारी होगा बाबू, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी होगा, तो उसे हम कभी कहेंगे कोवैलेंट बॉन्ड कहेंगे, इलेक्ट्रॉन की साझेदारी। अब देखिए पहले हम सिंगल बॉन्ड की ओर जाते हैं, किसके ओर, सिंगल बॉन्ड के बाद एकल बंधन, एकल बंधन। यहाँ देखो एकल बंधन में क्या होगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कि आप जैसे देख रहे हो कि ये ए है और यहाँ पे बी है, तो ये दोनों में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी हो गया। क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी हो गया, तो बंधन बन गया ए बंधन बी। तो ये किस एकल बंधन हुआ, एकल बंधन हुआ कि नहीं हुआ। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन के साझेदारी की जो बंधन बनेगा वो एकल बंधन कहलाएगा। अब ये क्या हुआ कि इस तरह से हो गया, ये तो ए बी हो गया, यानी कि ए बी जस्ट लाइक कर दिया कंपाउंड हो गया। तो एकल बंधन से बने यौगिक हुआ, जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने बंधन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड, और इससे बने यौगिक को बनते हैं कोवैलेंट यौगिक बोलते हैं, ठीक है। इस तरह से कोवैलेंट यौगिक बन गया। अगर हम बात कर लेते हैं दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी के बारे में, डबल के, ये तो सिंगल के बारे में हुआ, अब हम डबल के बारे में बात करते हैं, डबल बॉन्ड के बारे में। तो देखिए डबल बॉन्ड के बारे में क्या बात करते हैं, जैसे देखिए यहाँ ए है और ये कथी है बी है, और यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इस तरह से दो इलेक्ट्रॉन है, अभी दोनों इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी हो जाए तो क्या बन जाएगा, ए बी के बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा, और इसी कंपाउंड को आगे चलकर क्या हो जाएगा ए बी कहेंगे हम। तो ये इस तरह से दो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने यौगिक बने तो डबल बॉन्ड हो कहलाएगा इसको, ठीक है। अगर मैं बात करूं ट्रिपल बॉन्ड के बारे में बात करूं, ट्रिपल बॉन्ड के बारे में तो कैसे करूंगा, देखिए मान लीजिए यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन अधिक परमाणु है, एटम है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन है,
इसके भी 3 इलेक्ट्रॉन थे और ये तीनों क्या कर लिया, साझेदारी कर लिया। तो बना हमारा इसके अंदर 3 ट्रिपल बॉन्ड, बना कि नहीं बना, बना। तो इस तरह के बंधन में ऐसे हम ये भी थर्ड कर सकते कि नहीं कर सकते। तो देखे आपने कि यहाँ जैसे जैसे हर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, लेकिन एक चीज कॉमन है दो तीनों बॉन्ड में। ये तीनों में क्या कॉमन है, तो तीनों के अंदर ये कॉमन है कि तीनों इलेक्ट्रॉन का साझेदारी कर रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करते हैं। तो इस तरह से हमने कोवेलेंट बॉन्ड को पढ़ा। कल इसके एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे और इसके जो बनते हैं यौगिक और कैसे कैसे बनाया जाता है, इन तमाम यौगिकों के बारे में कल चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है।